करते हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र का आज छठा दिन है। सुबह से ही विधायकों की देहरादून दौड़ चर्चाओं में रही है। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के कई नेता विधायक देहरादून के लिए रवाना हुए, जिस पर सियासत भी देखने को मिली है। सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है और कई मंत्री नेता सदन में मौजूद हैं। वहीं कांग्रेसी नेता ममता राकेश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस दौरान नदारद नजर आए। तो आज भी कार्रवाई रही, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष सवालों से बच रहा है और ऐसे में बीजेपी भी अपना बचाव कर रही है, पूर्ण बहुमत में है। लेकिन ये कहना है विपक्ष का कि सदन से नदारद होना ठीक नहीं है बीजेपी के नेताओं का। तो आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी कई नेता विधायक देहरादून के लिए रवाना हुए हैं, जिस पर सियासत भी देखने को मिली है। सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है और कई मंत्री नेता सदन में मौजूद हैं। वहीं कांग्रेसी नेता ममता राकेश ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस दौरान नदारद नजर आए। सरकार स्थिर नहीं है, तो सरकार बिल्कुल चट्टान के तरीके से है। यदि 70 में से 57 विधायकों वाली सरकार स्थिर नहीं होगी तो कौन सी स्थिर होगी? बिल्कुल चट्टान के तरीके से है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार फलाना ढिमकाना, ये मैं बहुत बार रिपीटेडली कहता हूँ कि ये तो एक चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप का प्रेरोगेटिव होता है। उनको कभी भी लगे कि उनको कोई एडिशनल हैंड्स की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, और नहीं तो काम करने वाले मंत्रिमंडल है, बहुत इफेक्टिव कैबिनेट है और बहुत सारे दायित्वधारी है जो सरकार के महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो सरकार बहुत दक्षता, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसके आप सब लोग गवाह हैं। सत्ता पार्टी बहुत बड़े बहुमत में सदन के अंदर हैं और विपक्ष के भी कई माननीय विधायक जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। हम तो सदन पूरा चलाने के मूड में हैं। हम चाहते हैं सदन पूरा चलना चाहिए और हम यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ बैठे हैं, बड़ी गंभीरता के साथ हर एक विषय को लेकर चल रहे हैं जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन लगता है कि सरकार को जाने की जल्दी है। सरकार जैसे अपना बैकअप किए बैठी है और जाने के मूड में। आप देखिए सत्ता पक्ष के विधायक की संख्या बल देख लीजिए, सत्ता पक्ष के कितने विधायक ऐसे चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि 20-25 विधायक सिर्फ यहाँ होंगे और हम लोग पूरी मजबूती के साथ लगे। हम चाहते हैं पूरा सदन चले और पूरी ईमानदारी के साथ सदन चलाने के मूड में। तो ऐसे में सदन में भारी मात्रा में, मतलब पूरी संख्या में विधायक न होने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, तमाम विधायक। इस बीच एक ताज़ा खबर, उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सीएम बदलने की संभावना हुई तेज। तो आनन फानन में सभी मंत्री देहरादून पहुंचे हैं। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही। गैरसैंण में ये सत्र स्थगित हुआ है। सीएम बदलने की संभावना तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। गैरसैंण में चल रहा सत्र स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आनन फानन में जो बुलाई गई है, उसमें एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीएम बदलने की संभावना तेज हो गई है। आनन फानन में सभी मंत्रियों को देहरादून पहुंचना पड़ा है। गैरसैंण का जो सत्र चल रहा था गैरसैंण में, उसे स्थगित कर दिया गया। अभी देखिए, इससे पहले यह खबर हम दे रहे थे कि इसको लेकर विपक्ष सियासी तंज कसता हुआ नजर आ रहा था। अब देखिए सीएम बदलने की यहां पर बात सामने आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, सीएम बदलने की संभावना तेज हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड की अब तक की बड़ी खबर, आनन फानन में सभी मंत्री देहरादून पहुंचे। आखिर
सीएम बदलने की संभावना क्यों सामने आ रही है? क्या सरकार पर संकट आ गया है? ऐसे में बड़ी यहाँ पर सवालात खड़े होते हैं। गैरसैंण में सत्र चल रहा था, उसे भी स्थगित कर दिया गया है। अचानक से ये फैसला सामने आया है जो बीजेपी की सियासत को हिलाता है। ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी इस खबर पर जुड़ गए हैं। शाहीन चौधरी जी, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में क्या कुछ संभावनाएं दिख रही है? क्या सीएम बदलने की संभावना दिख रही है? देखिए फातिमा, आज सुबह से उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल जो है बदला है और आज सुबह रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ पर देहरादून भेजा गया है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर दुष्यंत को भी यहाँ पर भेजा गया है और अब 4:30 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। सेफ हाउस जो है उसमें कोर कमेटी की बैठक को रखा गया है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं जो है हो रही हैं। हालांकि असल तस्वीर सामने जब आएगी जब ये कोर कमेटी की बैठक होगी। लेकिन इस बैठक को कैसे समझा जाए, कैसे लिया जाए? जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या उसी संशय से सोचा जाए या फिर ये अचानक से बुलाई गई बैठक के पीछे की कुछ और वजह? देखिए, बैठक अचानक से बुलाई गई है और कोर कमेटी की बैठक को भी 4:30 बजे रखा गया है। विधानसभा का सत्र भी जो है स्थगित हो गया है और अनेक विधायक जो है दिल्ली और देहरादून है। कोर कमेटी के सभी सदस्यों को तत्काल देहरादून पहुंचने के लिए कहा गया है। तो ऐसे घटनाक्रम से देखकर ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कोर कमेटी के नेताओं में चर्चा करनी चाहती है। तो 4:30 बजे कोर कमेटी की बैठक रखी गई है। कोर कमेटी की बैठक होगी, कौन कौन कोर कमेटी में बड़े नेता आते हैं या जो उसके मेंबर है वो आते हैं और कोर कमेटी के बाद किस तरह का निर्णय लिया जाता है, सबकी निगाहें उसी पर है और उसी को लेकर ये राजनीतिक हलचल जो है बढ़ रही है और सभी की जिज्ञासा उसी बात को जानने की है। देखिए, एक तरफ देखिए कोर कमेटी की अचानक से बैठक, दूसरी तरफ सत्र का स्थगित होना, यहाँ पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हम चर्चा करना चाहते हैं तो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के विधायक ही नहीं मौजूद है, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी, विधायक भी कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, कोई भी सरकार पर संकट नहीं आया। इसे कैसे लिया जाए? बिल्कुल, देखिए सबको उसी बात का इंतजार है और जैसा आपने भी कहा, हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस इसको दूसरे नजरिए से देख रही है। मगर हाँ, जिस तरह से ये अचानक से बैठक बुलाई गई है और पार्टी के कोर कमेटी के सभी सदस्यों को देहरादून आने के लिए कहा गया है, 4:30 बजे ये सेफ हाउस में बैठक होगी। तो अभी ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस बैठक का क्या परिणाम होगा, मगर हाँ, राजनीतिक हलकों में चर्चा जरूर है कि रमन सिंह को यहाँ भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी भी अचानक से आए हैं। मुख्यमंत्री भी गैरसैंण में थे, उनको भी बुलाया गया है और ये आनंद फानंद में जो है बैठक बुलाई गई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 4:30 बजे, जैसा कि ब्यूरो चीफ जानकारी दे रहे थे। ये बैठक किस लिए बुलाई गई, अभी भी संशय बना हुआ है। क्या सीएम हटाने की संभावना है? राहुल वर्मा वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। राहुल वर्मा, इस बैठक को कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए इस बैठक को जो अचानक से बुलाई गई है? बिल्कुल, जिस तरह से कोर कमेटी की अचानक बैठक बुलाई गई और बैठक में कई विधायक और मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ है वो भी बैठक में मौजूद हैं। तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर इस बैठक के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कई बार नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठे। क्या उन सवालों को विराम देने के लिए बैठक बुलाई गई है या फिर कोई ऐसी चीजें इस बैठक के मार्फत निकल के आएगी जो उत्तराखंड के लिए कुछ नया होगा? कई तरह के सवाल हैं जिसको लेकर मंथन चल रहा है। फिलहाल अटकलें हैं क्योंकि जो हमारे सूत्र है कोई भी ये पुख्ता जानकारी देने की स्थिति में नहीं है कि इस बैठक को बुलाने का उद्देश्य क्या है। लेकिन जिस तरह से अचानक ये बैठक बुलाई गई है, निश्चित तौर पर अटकलें तेज हैं और अटकलें
यहाँ तक है लगाई जा रही है कि क्या परिवर्तन को लेकर भी कोई चर्चा है, क्योंकि अब 1 अप्रैल से कुंभ होना है और अब विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है। ऐसे में बीजेपी क्या इस दिशा में भी बात कर सकती है, ऐसी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन साफ तौर पर कोर कमेटी की बैठक निश्चित तौर पर कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है और कुंभ जैसा बड़ा आयोजन है उत्तराखंड कोविड के समय जो है सरकार कराने जा रही है। तो अब देखना है कि जो बैठक है और कोर ग्रुप के कमेटी की बैठक बुलाई गई है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और किस तरह से इस बैठक का निचोड़ सामने आता है। जी बिल्कुल, इसके लिए इंतजार तो करना होगा। इन सब के बीच जो सियासत देखी जा रही है, देखिए सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक नहीं रहे तो उस पर कांग्रेसियों ने तंज कसा है कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन सत्र नहीं चलाना चाहते हैं बीजेपी, तो उस पर बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा है, कहा कि कोई सरकार नहीं गिरने वाली, हमारी सरकार स्थिर है। इसको कैसे लिया जाए? बिल्कुल, साफ तौर पर सरकार स्थिर है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो संख्या बल बीजेपी के पास है वो बहुत ज्यादा है। यानी बीजेपी का ये अंदरूनी मामला है, बीजेपी क्या करेगी आगामी चुनाव को लेकर, बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, ये बीजेपी ही तय करेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस भले ही हमलावर हो और कहे कि सरकार के अंदर बहुत विरोध है, लेकिन इन विरोधों के बावजूद सच्चाई हमें पता है कि बीजेपी के पास इतनी बड़ी संख्या है कि उस संख्या के लिहाज से बीजेपी को किसी तरह का कोई सरकार बचाने गिराने की कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, इंटरनल बीजेपी की क्या पॉलिसी चुनाव को लेकर होती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो संशय यहाँ पर बना हुआ है, क्या सीएम बदलने की भी यहाँ पर संभावना तेज हुई है? बिल्कुल, अभी इस पर मोहर लगाना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। हालांकि कोर कमेटी की बैठक का उद्देश्य क्या है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बदलाव होगा नहीं होगा ये पार्टी का विषय है और बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि पार्टी क्या रणनीति बनाती है। लेकिन एक बीच इस बार विधानसभा सत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने तीसरी कमिश्नरी यानी तीसरा मंडल जो है गैरसैंण के साथ 3 जिलों को जोड़कर बनाया और कई ऐसी बजट में उन्होंने प्रावधान रखे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर इंटरनल राजनीति क्या इस कदर हावी है और क्या उस राजनीति को शांत करने के लिए जो पर्यवेक्षकों की बैठक पर्यवेक्षक के नेतृत्व में ये कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है या फिर वजह कुछ और है? निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता की निगाहें उस पर टिकी हैं। लेकिन आभास क्या लगाया जाए, क्या इससे पहले ऐसा कुछ हुआ या फिर मेन कुंभ हो या फिर विकास की बात हो, क्या सरकार संकट में आती दिखाई दे रही है? कैसे लिया जाए इसको, क्योंकि एक तरफ सत्र का स्थगित करना, दूसरी तरफ कोर ग्रुप की बैठक लेना कई सवाल उत्पन्न करता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब बहुत बड़ी संख्या आपके पास हो और आपको याद हो कि जब भी 2 से 4 विधायकों से ज्यादा संख्या जब दिल्ली में उनकी हो जाती है तब भी अटकलें लगाई जाती है कि प्रदेश में कोई परिवर्तन की लहर है क्या। यानी साफ तौर पर कई अटकलें इस बैठक के नजरिए से देखा जरूर जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा बीजेपी बहुत रणनीति के साथ काम करेगी, क्योंकि बीजेपी को चुनाव फेस करना है और 4 साल की सरकार हो चुकी है त्रिवेंद्र सिंह रावत की। ऐसे में बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत को और जो प्रदेश का माहौल है उसको जरूर भापेगी, क्योंकि आपने 4 साल बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को काम कराया है और अप्रैल से कुंभ का आगाज होना है जहां पूरे देश और दुनिया की नजरें हरिद्वार पर टिकी होंगी। यानी इस कोविड काल में जितना बड़ा आयोजन हरिद्वार के अंदर होने जा रहा है उनकी व्यवस्थाओं में इस वक्त जो है सरकार जुटी है। ऐसे में क्या बीजेपी इस दौर में कोई ऐसा चेहरा लाने की कोशिश में है या कोई परिवर्तन की बात जो लगातार अटकलें लगाई जाती है, क्या उन अटकलों को बीजेपी कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाएगी या फिर बीजेपी विराम देगी? क्या ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार है वो पूरे 5 साल पूरा करेगी या फिर वजह कुछ और है? लेकिन जो भी हो इस बैठक के बाद ही तय होगा कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ही बीजेपी का चेहरा होंगे या फिर बीजेपी की चुनावी गणित में कोई और चेहरा फिट बैठता है जिसको बीजेपी लेकर आना चाहती है। लेकिन ये तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? ये बैठक क्या 4:30 बजे शुरू होगी, कब तक चलेगी, क्या जानकारी? बिल्कुल ये बैठक जो है बैठक का उद्देश्य निश्चित तौर पर समय सीमा के अंदर ही शुरू होगी और कई विधायक और जो कोर कमेटी के मेंबर हैं पर्यवेक्षक उनसे निश्चित तौर पर जो भी विषय इस बैठक का उद्देश्य रखा गया है, फिलहाल मीडिया को किसी भी तरीके से इसकी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जितनी जल्दबाजी में यह बैठक बुलाई गई है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और हर व्यक्ति अपने तरीके से इस बैठक का कहीं ना कहीं जो मोटिव है
उसको लगाने में लगा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी ही तय लेकिन करेगी। राहुल जी कोई बहुत बड़ी बात होगी राहुल वर्मा जी, यही वजह है कि अचानक से ये बैठक बुलाई गई। अगर संभावना होती सीएम बदलने की तो उसके पीछे की वजह हम क्या माने, अगर होती है तो? बिल्कुल, बीजेपी क्या सीएम बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी 4 साल से सत्ता में है और तमाम बार हमने देखा कि किस तरह से जब 2, 4, 6 विधायक जब भी दिल्ली में रहे तो ये अटकलें लगी कि बीजेपी शायद नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा उसको विराम दिया। अब जिस जल्दबाजी में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई और राष्ट्रीय केंद्रीय पर्यवेक्षक जिस तरह से वहां पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर कोई बड़ा विषय है जिसको लेकर बीजेपी निर्णय ले सकती है। लेकिन क्या इतना आसान होगा बीजेपी के लिए निर्णय, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखें बीजेपी के पास संख्या बल की कमी नहीं है और बीजेपी के अंदर कई तरह के गुट हैं। भले ही बीजेपी इसको इनकार करे, संगठन इसको दरकिनार करे, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी के अंदर भी कई गुट हैं और वो दूसरे को पछाड़ने और अपने आप को हावी करने में जुटे होते हैं। ऐसे में ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी क्या नई दिशा के साथ, नए चेहरे के साथ प्रदेश में कुंभ से पहले या कुंभ के बाद सीएम के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट करना चाहती है, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मजबूती देने के लिए ये बैठक होगी। और साफ तौर पर जो अटकलें हैं उन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी एक संदेश देगी और कहीं ना कहीं प्रदेश के नेताओं को, प्रदेश के उन लोगों को जो बार बार अटकलों की बात, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, जो भी हो, सत्ता परिवर्तन हो या फिर मुख्यमंत्री को बरकरार रखा जाए, सबकी नजर इस कोर कमेटी की बैठक पर टिकी है कि आखिर इस बैठक के बाद क्या ऐसी वजह रही है जिसके लिए ये बैठक बुलाई गई है, सबकी नजर उस पर टिकी है। जी चलिए राहुल जी बनी रही है हमारे साथ। न्यूज रूम से लाइव आसिफ खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी उनसे भी जुटा लेते हैं। आसिफ खान जी, कैसे इसे लिया जाए, अचानक से कोर ग्रुप की बैठक हुई, उधर सत्र को स्थगित कर दिया गया, क्या समझा जाए, इस बैठक को कैसे लिया जाए, क्या वाकई संभावना है सीएम बदलने की? देखिए, अगर इस चीज को देखना है, समझना है इस परिस्थिति को, तो आपको उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को खंगालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास रहा है कि बड़ा अगर तिवारी को छोड़ दें हम, तो फिर किसी भी सरकार में 5 साल तक एक मुख्यमंत्री नहीं रहा। इसके पीछे की वजह यह है अंदरूनी जो है वो खींचतान, कुर्सी को बचाना और कुर्सी को गिराना हमेशा उत्तराखंड के अंदर यही रहा है। यही वजह है कि 20 साल करीब होने के बाद भी उत्तराखंड में जिस हिसाब से, जिस उम्मीद से उत्तराखंड का गठन किया गया था कि वहां पर विकास होगा, विकास परवान चढ़ेगा, नहीं चढ़ा, वही इस बार भी हो रहा। अब की माना जा रहा था कि नरेंद्र तिवारी के बाद ये ऐसी सरकार होगी कि 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि 4 साल पूरे अमूमन कर चुकी और उसके बाद अब थोड़ा सा वक्त बचा था कार्यकाल, हो सकता था कि इनकी उपस्थिति में यह चुनाव हो। नहीं पहुंच पा रही, मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है। हम दोबारा आपकी आवाज को दुरुस्त कराते हैं और आप तक पहुंचेंगे और जानकारी जुटाएंगे। राहुल वर्मा जी, कितने विधायक इस बैठक में मौजूद है, क्या सभी विधायकों को बुलाया गया है? राहुल वर्मा जी, चलिए मुझे लगता है कि संपर्क से टूट गया। फिलहाल शुक्रिया राहुल वर्मा जी। तो आसिफ खान न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ खान जी, जो यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं सीएम बदलने को लेकर, आखिर ऐसा क्यों, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है? फातिमा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फातिमा, मैं जो बात कर रहा था कि आपको इस सरकार के अगर कार्यकाल को, इस चीज को समझना होगा कि वहां पर जो मंथन चल रहा है, तो उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास को खंगालना पड़ेगा कि वहां पर क्या होता है। नरेंद्र तिवारी को अगर छोड़ दें उनके कार्यकाल को, तो अभी तक की जो भी सरकारें रही हैं, उठापटक बहुत ज्यादा हुई है। यानी कि विपक्ष से कम नुकसान होता है, खतरा कम होता है वहां की सरकारों को, अपनी पार्टी से ज्यादा होता है। आप पिछली सरकार देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी, कई मुख्यमंत्री बन गए, विजय बहुगुणा हो गए, हरीश रावत हुए। उससे पिछली सरकार को देख लीजिए, बीजेपी की सरकार थी, उसमें 3 मुख्यमंत्री बन गए। उससे पिछली सरकार, तो ये हमेशा उत्तराखंड के अंदर चलता है कि कुर्सी को बचाने और गिराने में राजनीतिक
वो यही चलती है वहां पर। लेकिन अब की कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि करीब 4 सालें हो गई, थोड़ा सा वक्त बचा है, चुनाव सिर पर है, शायद ये जो है अपनी सरकार पूरी कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे राहुल वर्मा जी हमारे साथ फातिमा जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अब की कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इतिहास ये बनेगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा, नरेंद्र तिवारी के बाद फिर से ये सरकार एक ऐसी होगी जो 5 साल के कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर पुख्ता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर देखें आसिफ, इससे पहले जब भी अटकलें लगी, केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर विराम दिया और त्रिवेंद्र सिंह सरकार को न सिर्फ मजबूती दी, बल्कि जो भी तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे कि गुटबाजी है, पार्टी में टूट हो सकती है, उन सबको विराम देते हुए आला कमान ने अब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत पर अपना विश्वास जताए रखा है। लेकिन अचानक कोर कमेटी की जिस तरह से बैठक बुलाई गई और केंद्रीय पर्यवेक्षक जिस तरह से रमन सिंह वहां पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि अब तक कुछ साफ नहीं है, वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि इस समय कई ऐसी चीजें हैं उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें, भले ही चुनाव सर पर हो, लेकिन एक बहुत बड़ा आयोजन उत्तराखंड के अंदर होने वाला है, जिस पर न सिर्फ देश की नजरें बल्कि पूरी दुनिया कुंभ जैसे बड़े आयोजन को देखती है। अब ऐसे में सरकार को लेकर क्या बीजेपी इस वक्त ऐसा कुछ निर्णय ले सकती है जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा हो? लेकिन अगर उत्तराखंड की राजनीति देखें तो वहां पर यह बड़ा उथल पुथल ऐसा होती है, ऐसी क्या वजह है कि राजनीतिक स्थिरता उत्तराखंड के अंदर है नहीं? बिल्कुल साफ तौर पर, निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने कहा भी पहले कि उत्तराखंड में विपक्ष से ज्यादा नुकसान अपनों से है, क्योंकि एक धर्रा, एक गुटबाजी दोनों ही सियासी दलों में, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, कोई मुख्यमंत्री अगर 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं करता, वो भी 50 से ज्यादा संख्या अगर आपके पास हो 70 विधानसभा की सीट में, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना गुटबाजी हावी है। हालांकि अब तक हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से हावी रहा है बीजेपी का, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, संगठन पे जेपी नड्डा की बात करें या इससे पहले अमित शाह की, उन्होंने कंट्रोल रखा है और नियंत्रण रखा है, और यही वजह है कि स्थिरता लगातार प्रदेशों में बनी हुई है। आप देखें कई ऐसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम हो, हरियाणा में खट्टर साहब का नाम हो, ऐसे तमाम जो एग्जाम्पल हैं बीजेपी के सामने, जिसके सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो ऐसी क्या वजह बन गई जो अटकलें इस समय हैं, जो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं कि बीजेपी में कुछ बड़ा हो सकता है? इन अटकलों के पीछे की वजह समझना होगा कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सत्र चल रहा था, सत्र में मुख्यमंत्री और सरकार ने अपना बजट पेश किया और शिक्षा स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण जगह दिया, एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तीसरी कमिश्नरी, तीसरा मंडल के रूप में गढ़वाल के साथ 3 जिलों को मर्ज किया। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आनंद फाने में बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या है? बहुत कुछ जो है इस बैठक के पीछे का उद्देश्य लोग समझना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यह बैठक बुलाई गई और जिस तरह से कोर कमेटी और पर्यवेक्षक इसमें शामिल है, निश्चित तौर पर कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। हालांकि जब तक बैठक से बाहर आकर नेता नहीं कहते कि बैठक का उद्देश्य क्या था, तब तक तमाम चीजें अटकले के तौर पर ही देखी जानी चाहिए। इसमें क्या एक ये भी वजह है, उत्तराखंड में इतनी उथल पुथल रहती है, छोटा सा राज्य है, केंद्र चाहता है कि हम अपना पूरा कंट्रोल रखें, जिसकी भी पार्टी की सरकार होती है, और फिर उस पार्टी के नेता केंद्र में जाके वहाँ की रिपोर्ट जो देते हैं, जो दूसरे विकल्प के तौर पर जो नेता होते हैं उस पार्टी के, वो जो केंद्र से संपर्क करते हैं, वो तालमेल सारा गड़बड़ होता है। बिल्कुल आसिफ, आप देखें जब बीजेपी की सरकार बनी थी, आपको याद हो खंडूरी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, फिर अचानक खंडूरी को रिप्लेस किया गया और बतौर मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बागडोर संभाली। तो दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस ने जब कैंपेन की शुरुआत की चुनाव में, पिछली सरकार कांग्रेस की रही और 2017 से पहले जो सरकार चली, हरीश रावत कहीं ना कहीं बतौर सीएम के दौर पर प्रबल दावेदार थे, लेकिन विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया और कुछ समय बाद ही हमने देखा कि किस तरह से तमाम उठापटक के बाद जो है हरीश रावत ने कमान संभाल ली। हालांकि हरीश रावत का भी दुर्भाग्य रहा कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह के प्रकरण हुआ, पार्टी में टूट हुई, उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर एक स्थिरता दिख रही थी, क्योंकि 50 से ज्यादा संख्या आपके पास है, यानी किसी तरह का कोई सपोर्ट आपने किसी से नहीं लिया। लेकिन ऐसे में भी अगर पार्टी स्थिर नहीं है तो निश्चित तौर पर पलायन और पहाड़ को लेकर जो उद्देश्य था उत्तराखंड बनाने का, वो कहीं ना कहीं फेल साबित होता है, क्योंकि छोटा राज्य है,
बड़ी उम्मीदें लोगों को भी है सरकारों से, और अगर सरकारें इंटरनली राजनीति में फंसी रहेगी, आपसी खींचतान में और कुर्सी की लड़ाई में अगर सियासी दलें इसी तरह से अपनी रोटी सेकने के लिए अगर उठापटक होता रहेगा तो निश्चित तौर पर नुकसान प्रदेश को होना पड़ता है। लेकिन साफ तौर पर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बीजेपी को तय करना है कि अगला चेहरा कौन होगा, क्योंकि चुनाव सर पर है, कुंभ सर पर है, कुंभ जैसा बड़ा आयोजन क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत निकालेंगे? क्या देश और दुनिया त्रिवेंद्र सिंह के नाम के साथ? लेकिन इस सब उठापटक के बीच जो कुछ हो रहा है, क्या विपक्ष इसमें फायदा उठा सकता है? चुनाव का वक्त है कि देखिए यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, सुगबुगाहट हो रही है, ये सब कुछ चल रहा है, विपक्ष को फायदा मिल सकता है उठापटक में? बिल्कुल, आप देखें हरीश रावत को देखें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे को पंचायत चुनाव तक लाकर खड़ा कर दिया। वो बार बार कहते रहे कि बीजेपी को चेहरा देना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी हरीश रावत जिस बात को कहते हैं पार्टी के अंदर भी, कांग्रेस के लिए भी वो कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक चेहरा होना चाहिए पार्टी का, जिस चेहरे के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका कयास है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर चेहरा कांग्रेस ने नहीं दिया तो मोदी के नाम पर प्रदेश में चुनाव होगा। तो क्या बीजेपी अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या इतनी मजबूती दे देगी कि उनके चेहरे पर चुनाव होगा, या फिर बीजेपी भी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसको चेहरा देकर अपोजिशन को चुनाव से पहले ही परास्त किया जाए? कई तरह के अटकलें हैं आसिफ। अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना कि प्रदेश में कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जिन हालातों के बीच में ये बैठक हुई है उस बैठक के कई मायने हैं। अब देखना जी, जब बैठक हो रही है इस तरह की कि कुछ भी हो सकता है कि कुंभ को लेकर, चुनाव को लेकर चर्चाएं हो कि आगे हमें क्या करना है, राजनीतिक तौर पर भी हो सकता है वहां पर जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है उसको लेकर मंथन हो, केंद्र और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेट है उसको लेकर बातचीत हो। बड़ी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। लेकिन एक बात है, इन सबके बीच जो उठापटक होती है, करीब 20 सालें हो गई उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए, विकास नहीं हो पाया, नुकसान उत्तराखंड का हुआ, नुकसान इन सब राजनीतिक उठापटक में उत्तराखंड की जनता का हुआ। जो राज्य आंदोलनकारियों ने सपने देखे थे वो सपने पूरे नहीं हुए। वहाँ शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ पिछड़ा है। उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं, केंद्र को खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी कुर्सी बचे, और उनके सहयोगी सरकार को मजबूत करना चाहिए, ना कि सरकार को कमजोर करना, कुर्सी गिराने में लगे रहते। 20 साल बीत गए इसी में ही। नरेंद्र तिवारी के कार्यकाल में इसलिए विकास हुआ, वो मजबूती के साथ मजबूत सीएम थे, उन्होंने विकास किया, उनका विकास पर उनका ध्यान था, कुर्सी पर नहीं था। बिल्कुल, साफ तौर पर आसिफ आप देखें, जब 2000 में गठन हुआ 3 राज्यों के, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, आप देखें एक छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी का शासन रहा। खुद जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह है वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। बाकी 2 राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तराखंड और झारखंड, तो आप देखें यहाँ पे मुख्यमंत्री परिवर्तन इतना रहा जिसका नुकसान कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को उठाना पड़ा है। क्योंकि आप जब छोटे राज्यों को अलग करते हैं तो साफ तौर पर आपका उद्देश्य यही होता है कि रोजगार के अवसर बने और कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले। लेकिन जब आपसी खींचतान में सरकारें बदलती हैं और साफ तौर पर पार्टी के अंदर भी जब आपके पास फुल मैंडेट हो और फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़े क्योंकि इंटरनल दबाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान प्रदेश का होता है। और प्रदेश की जो विकास की गति, एक बतौर मुख्यमंत्री जो 5 सालों का एक रूपरेखा वो तैयार करता है कि उसको 5 सालों में कैसे और किस हिसाब से प्रदेश का विकास करना है, वो प्रभावित होता है। लेकिन सियासत है और सियासत में लड़ाई कुर्सी की है, और कहीं ना कहीं इस कुर्सी की लड़ाई के पीछे की वजह साफ है कि हर आदमी अपने हाथ में कमान लेना चाहता है। और बीजेपी क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी कहती भी है कि अब उनकी जो संख्या, जो कार्यकर्ताओं की संख्या बल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में उस पार्टी के अंदर भी खींचतान जिस तरह से लगातार हमने देखे हैं, उसके बाद अब पर्यवेक्षक को वहाँ भेजना और कोर कमेटी की बैठक बुलाना, क्या बीजेपी संदेश देगी इस बैठक के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प है कि कोर कमेटी की बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी। जब अंदर बातचीत होगी, अंदर बात होगी तो बाहर कयास लगाए जाएंगे और ये बात बाहर ज़रूर निकल कर आएगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल और जल्दबाजी होगा कहना कि जो बैठक हो रही है वो एक किस मसले को लेकर हो रही है। क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्या कैबिनेट में पद खाली पड़े, क्या उन पदों को भरने को लेकर हो, क्या कुंभ का आयोजन चल रहा है,
क्या उसकी तैयारियों को लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर है, या सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, या फिर संगठन को लेकर चर्चा हो रही है, या फिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है कि आगे क्या कुछ करना है। फातिमा, बड़ी जल्दबाजी होगी हर चीज को लेकर। अभी ये बात कहना कि इस मामले को लेकर ये बैठक चल रही है, लेकिन ये बात तो सही है कि उत्तराखंड की, फातिमा, जो राजनीति रही है उसके हिसाब से हर बार कई मुख्यमंत्री बने हैं, और उसी के चलते अगर इस तरह की कोई बैठक होती है तो फिर सुगबुगाहट होने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर मंथन हो रहा है। ये हमेशा इसलिए सवाल बना रहता है क्योंकि इतिहास राजनीतिक उत्तराखंड का ऐसा रहा है। फातिमा, देखिए, कामकाज के लिए मंथन हो रहा है ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सत्र को स्थगित कर दिया गया, वहां के विधायक कोर ग्रुप की बैठक में चले गए, तो ऐसे में कई सवाल अब भी उत्पन्न होते हैं। चलिए, शुक्रिया आसिफ जी तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो अब देखना यह है कि कोर ग्रुप की बैठक में क्या कुछ निर्णय आता है बीजेपी का, और ये बैठक जो अचानक से बुलाई गई इसके पीछे की वजह क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा।